इस वीडियो में बताई गई जानकारी आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित है। प्रमाण देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुकृति है और मैं एसएस हर्बल्स से हूँ। और आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड है डॉक्टर रितंबरा एंड शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर विद अस। वो हमारे साथ काम करती हैं। तो आज हमने सोचा कि आप लोगों के इतने सारे सवाल जो हम सुनते रहते हैं और वैसे भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतना सारा कंटेंट हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अराइज होते हैं, सवाल उठते हैं मन में, बहुत सारी चीज़ों को लेके, बहुत सारे मर्ज़ों को लेके, बहुत सारी बीमारियों को लेके। तो आज हमने सोचा कि हम इस बारे में बात करते हैं और आप लोगों के सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रितंबरा। जैसे कि अनुकृति जी ने बोला कि आयुर्वेद को लेके आम जनता में बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं और आज हम ट्राई करेंगे कि उन सारे मिसकंसेप्शंस को जितना हो सकता है हम सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर रितंबरा से पूछना चाहूँगी कि आपको जनरली जैसे पेशेंट्स आप देखती हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपके पास सबसे ज़्यादा किस तरीके के मरीज़ आते हैं, वो क्या सवाल मन में लेके आते हैं, जिससे हम थोड़ा सा ये क्लियर कर पाएँ कि हम किस चीज़ के बारे में आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब उनको आयुर्वेद के बारे में समझाती हैं तो आप क्या समझाती हैं? ओके, तो जो मेरे पास मेनली पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर एपिलेप्सी, मिर्गी या फिर आयुर्वेद में हम उसको कहते हैं अपस्मार, उसके पेशेंट्स आते हैं और उनकी क्वेरीज आयुर्वेद को लेके बहुत ज़्यादा रहती हैं। उनको हमेशा ये डाउट रहता है कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन तो काम कर रही है, पर क्या आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उतनी इफ़ेक्टिव है? क्या ये हमें हेल्प करेगी ट्रीटमेंट में? तो मैं उनको उसी तरह से समझाती हूँ कि बिल्कुल काम करेगी। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे हर्ब्स एंड औषधियाँ दे रखी हैं अपस्मार के लिए, जो उनको बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेन को स्टेबलाइज करने में, दोषों को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। जिस तरह से हमारे मानसिक दोष होते हैं रज और तम, जब उनकी हमारे माइंड में डोमिनेंसी आ जाती है तब इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो जैसा डॉक्टर रितंबरा ने बताया कि हमारे मन में दो दोष होते हैं, रज और तम। हम इन दोषों से क्या समझते हैं, हमें इसके बारे में क्या सोचना चाहिए और ये हमारे शरीर पे कैसा इफ़ेक्ट डालते हैं, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जनरली मैं उनसे बात करती हूँ और मैं उनको ये समझाती हूँ कि आपके खान पान, आहार विहार, जिसको हम आयुर्वेद में दिनचर्या कहते हैं, या मौसम के अनुसार जो खान पान बदलना चाहिए, ऋतुचर्या, तो उन सब चीज़ों के बारे में पेशेंट का समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ दवाई ही काम करती है। उनका ये जानना, मानना और इस चीज़ को समझना कि जितना हमारी जिम्मेदारी है पेशेंट्स को ठीक करना, उतनी ही उनकी भी जिम्मेदारी है ये समझना कि अगर आपका आहार विहार ठीक होगा, आप खाना समय पे खाएंगे, आप समय से सोएंगे, बार बार छोटे छोटे पोर्शंस में नहीं खाएंगे या गलत समय पे नहीं खाएंगे या सोएंगे, तो उससे आपका जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। आपको जो दवाई दी जा रही है वो दवाई और बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएगी। तो डॉक्टर अनुकृति जी, जैसा कि आपने बताया वात पित्त कफ के बारे में, तो जब भी मैं अपने पेशेंट से बात करती हूँ और उनको समझाने की कोशिश करती हूँ तो बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। तो क्या आज हम इस पे बात कर सकते हैं ताकि उनको आसानी हो समझने में कि वात पित्त कफ क्या होता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो मेरे पास इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा बात करती हूँ वो ये है कि जब मुझे किसी को ये समझाना हो कि वात पित्त कफ क्या है, कैसे काम करते हैं, तो मैं एक बस का एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे पास एक बस है जिसका एक ढांचा है, उसको चलने के लिए ईंधन लगता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना होता है, क्योंकि बस का यही काम है कि वो पैसेंजर्स को या उसमें बैठे ग्राहकों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। ऐसे ही हमारे शरीर में 3 चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं, जिनको हम वात पित्त कफ के नाम से जानते हैं। वात का काम है एक चीज़ को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना, जो काम एक बस का भी है। लेकिन उस बस को चलने के लिए ईंधन लगता है, एनर्जी लगती है, जिसको बनाने का काम हमारी बॉडी में पित्त करता है। तो अगर हम इसको समझें तो हमें ये समझ आएगा कि पित्त एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर की हर उस एक्टिविटी या
चीज़ को कंट्रोल करती है जिसमें किसी भी तरीके की एनर्जी लगती है, चाहे वो खाने का मुंह से लेके पेट में जाके डाइजेस्ट होना हो, डाइजेस्ट होने के बाद पचने के बाद उसका खून में जाना और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जाकर अब्जॉर्ब होना, उस सब कार्यों में पित्त लगता है। और उसके बाद जो कफ है उसका कार्य है हमारे शरीर को नरिशमेंट देना, मतलब पोषण देना, और साथ साथ में हमारे शरीर को ढांचा देना। तो जो बस है उसका जो बाहर का ढांचा है उसको हम कफ से समझ सकते हैं, जो एनर्जी उस बस को चलाने में लगती है उसको हम पित्त से समझ सकते हैं, और जो बस का एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसको हम वात से समझ सकते हैं। इससे आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाएगी तो वो तीनों दोषों की हेल्प से जा पाएगी। कोई एक दोष अकेला काम नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, क्योंकि वात हर चीज को चलाने का काम करता है इसलिए पित्त और कफ को साथ लेकर चलता है। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज को समझाया एंड मुझे लगता है बस के एग्जाम्पल से तो सबको ही समझ में आ जाएगा। कोशिश यही है। जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे आयुर्वेद में वात से 80% जो डिजीजेस है वो केवल और केवल वात की वजह से हो सकती है या फिर होती है। तो क्या आप वात के बारे में थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बताएंगी कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ वात से ही 80% डिजीजेस होती है और पित्त और कफ से 20% तो आप इस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगी? बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में एक एनर्जी लगती है। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत फिजिक्स समझ पाएंगे, या ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करना चाहूँ, उसको ईजीएस्ट सिंपलेस्ट वे में मैं समझाना चाहूँ, तो एक चीज़ होती है एनर्जी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। पर अगर हम उसको बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी चीज़ को धक्का लगता है, फोर्स लगता है, राइट? तो ऐसे ही हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों का पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना शरीर का पोषण नहीं हो सकता। उसी के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े मार्ग हैं जिनको हम आयुर्वेद में स्त्रोतस कहते हैं, चैनल्स। उनके ही थ्रू कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में जा पाती है। अब मैंने कहा कि सिर्फ वात ही है जो चल सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपने साथ साथ बाकी के दोनों यानी पित्त और कफ को लेकर चलता है। इसको एक अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं ऐसे समझाऊंगी कि पेट में अग्नि है जिसको हम आमाशय कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में आमाशय में अग्नि है, अग्नि का वास होता है। अब वो जो अग्नि है उसका कार्य है खाने को पचाने का, पर वो पचा हुआ खाना पेट से निकल के जहाँ जाना चाहिए वहाँ तक पहुँचना, और दूसरा मुंह से पेट तक आना, ये दोनों काम वात के हैं। लेकिन अगर किसी को बुखार हो जाता है तो लोगों को भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। उससे हम ये समझते हैं कि उस ड्यूरेशन में, उस समय में जिस समय बुखार हुआ है, उस टाइम में पेशेंट की जो अग्नि है वो मंद हो गई है, मतलब बहुत स्लो हो गई है। जो स्लो अग्नि है, वो स्लो अग्नि शरीर को ठंडा भी करती है, जिसकी वजह से कपकपी चढ़ती है, बुखार आता है। और अगर हम इसको आयुर्वेदिक तरीके से समझना चाहें, आयुर्वेद के तरीके से समझना चाहें, तो जो अग्नि है वो मंद होने की वजह से अपनी जगह से निकल के, क्योंकि वात वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुका है, वात ने उस अग्नि को मंद कर दिया है, स्लो कर दिया है, वो उसको बाकी की जगहों पे लेके जाता है, जिससे बॉडी में टेम्परेचर राइज होता है या बुखार आता है। ऐसे ही वात के और भी बहुत सारे काम है शरीर में, जैसे सर्कुलेशन है, मेरा ये हाथ चलाना, बोल पाना, आँखें बंद करना, खोलना, पलके झपकना, या मलमूत्र का निष्कासन, गर्भ का शरीर से बाहर निकलना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वात करती है। ऐसे ही इसी के बेसिस पे इसको 5 कैटेगरीज में डाला गया है, पर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जी, जो मेरा सवाल था आपने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको आंसर किया। इसको अगर हम सरल भाषा में समझे तो आप ये बताना चाहती हैं कि जो वात है, मेनली जो हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो वात की वजह से होती हैं। किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना वात की वजह से होता है।
और कफ पंगु और पित्त पंगु, इन दोनों को पंगु बोला गया है क्योंकि ये नहीं चल सकते। एग्जैक्टली बिना वात के ये नहीं जा सकते शरीर में कहीं पे भी। यही रीजन है कि 80% जो डिजीजेस होती हैं वो वात की वजह से होती हैं। एंड आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको समझाया। अब मैं चाहती हूँ कि आप पित्त के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है या जो पित्त है उसका भी एक बहुत ज्यादा रोल होता है किसी भी डिजीज को कॉज करने में। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे और रोशनी डालें। बिल्कुल। तो पित्त को अगर हमें समझना है तो हम ऐसे समझेंगे कि हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसमें एनर्जी यानी ऊर्जा लगती है। किसी भी चीज़ के बनने में या टूटने में ऊर्जा बनती है, ऊर्जा लगती है या ऊर्जा निकलती है उसमें से, है ना। तो पित्त का काम है उस ऊर्जा को कंट्रोल करना, उस ऊर्जा को बांध के रखना, क्योंकि अगर वो बैलेंस होगी मतलब संतुलन में होगी तो ही शरीर के सारे काम हो पाएंगे। जैसे जब हमारे शरीर में हमारे शरीर में पित्त है, जो शरीर में गर्मी है, वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बाहर के माहौल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। जब हमें ठंड लग रही होती है तो हमारे शरीर में कंपन शुरू होती है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से शरीर को नॉर्मल लगने लगता है। क्योंकि जो इंसान है उनका जो सर्वाइवल है या जो जीना है वो इसी तरीके से होता है कि उनका शरीर गर्म रहे ताकि उनका दिल जो है वो खून पंप करता रहे और वो सब जगह तक पहुंचता रहे। तो पित्त का एक काम है कि शरीर का तापमान बनाए रखना। पित्त का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि वो शरीर में डाइजेशन का काम करता है, पाचन का काम करता है। अब जैसे बाहर हम जब कोई आग जलाते हैं तो वो छोटी से बड़ी होती है, ऐसे ही शरीर में भी ये जो अग्नि है, जिसको हम अगर समझना चाहें तो हम इस तरीके से समझेंगे कि जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो जब सिक्रीट होते हैं तो वो कम या ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होंगे, ये पित्त के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो डाइजेशन का काम करता है, कि वो पाचन का काम करता है, और उसी पे निर्भर करता है कि जो भी शरीर में पाचन के लिए ज़रूरी है, जैसे जितने भी पेट में निकलने वाले रस हैं या जो भी और चीज़ें हैं जो खाने को तोड़ के उसको इस फॉर्म में लेके आती हैं जिससे वो खाना डाइजेस्ट हो पाए, बाकी शरीर में अब्जॉर्ब हो पाए और जगह तक पहुँचे। तो ये काम भी पित्त का है। और इसके अलावा भी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं वात पित्त कफ के बारे में बहुत सारी बात करना चाहती हूँ, पर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपके इनके बारे में क्या विचार हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अगर हम वात पित्त कफ को समझ लें तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम अपने आप को और ऐसी बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं जो होने वाली हैं या आने वाले समय में होंगी। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा आयुर्वेदिक है, हमारे आयुर्वेद का जो मेन प्रयोजन कह लो, वही ये बोला गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का मतलब होता है कि बीमारी वाली स्टेज हम आने ही ना दें जी, उससे पहले ही हम वो प्रिकॉशंस एंड चीज़ें लेकर चले कि बीमारी हमें हो ही ना। और ये आयुर्वेद एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझाता है। अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद के इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको औषधि की जरूरत भी पड़ेगी। इसीलिए वात पित्त कफ तीनों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड मुझे लगता है कि सबको बेसिक नॉलेज इनके बारे में एक होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप पित्त के बारे में बात कर रही थी, तो मुझे पेशेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि जैसे मेरे पास एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं, तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि सर आप, या मतलब पेशेंट को जब मैं बोलती हूँ कि आपको अपनी डाइट पर थोड़ा सा ध्यान रखना है या आपको अपनी डाइट ठीक करनी है, तो वो उसको कोरिलेट नहीं कर पाते कि मैम हमें परेशानी तो दिमाग की है, नसों की है, हाँ, ब्रेन की है, आप पेट की बात क्यों कर रही हैं, हाँ, या फिर आप डाइजेशन की बात क्यों कर रही हैं। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि जो पित्त है, जो आयुर्वेद में जितनी भी बीमारियां हैं, ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं। बिल्कुल। जब हम कोई भी भोजन करते हैं, जब वो पचता है, अगर वो नहीं पचता है ठीक से तो हमारे शरीर में आम की उत्पत्ति होती है। वो जो आम होता है वो शरीर के चैनल्स, जैसे कि आपने बताया, श्रोतस के थ्रू जाके हमारे शरीर में जगह जगह जाके ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं और दिमाग में भी वो जाती है। जो भी आम जो टॉक्सिन्स हैं वो वहाँ पे भी कलेक्ट करके एक अवरोध, या फिर आप कह सकते हैं कि
ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको ये समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम आज शायद इस पे बात भी कर रहे हैं बिल्कुल। कि हमारा जो डाइजेशन है उसका ठीक होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो जी, अब मैं कफ पे भी थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि कफ को भी लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कफ से क्या हम कहना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हम कफ के बारे में भी बात करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आप कफ के बारे में? जैसा मैंने वो बस का एग्जाम्पल दिया था, वो सबसे ईजीएस्ट वे है, मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है किसी को भी ये समझाने का कि कफ हमारे शरीर में क्या काम करता है। भगवान ने ना बहुत सोच समझ के ये शरीर बनाया है। हर सेल, हर कोशिका का कोई ना कोई काम है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है हमारे शरीर में जो वेस्ट हो या जिसका कोई काम ना हो। तो उसी तरीके से अब शरीर को जोड़ के रखना, शरीर को ढांचा देना, शरीर में वज़न होना, हमारे जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको मिलके एक ऑर्गन बनना, जैसे हमारा पेट है या हड्डियां हैं या लिवर है, किडनी है, ये सब चीज़ें बनाने का कार्य जो करता है वो कफ करता है। कफ में जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। कभी समय लगा तो महाभूत के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल। पर हाँ, कफ का काम है शरीर को पोषण देना और उसे जोड़ के रखना। इसी प्रकार से जब कफ में किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है, कोई इम्बैलेंस आता है, कुछ ऊंच नीच होती है उसके लेवल्स में या उसके कार्य करने में कोई रुकावट आती है, तो अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब ये जो कफ है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बढ़ाने के लिए हम पूरे ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। आजकल लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुका है। ऑफिस लाइफ है, काम है, इन सब चीज़ों के बीच में लोग व्यायाम करना भूल गए हैं, अपना ध्यान रखना भूल गए हैं। एक ही जगह बैठे रह के काम करना, आलस बढ़ाना, कुछ भी खा लेना, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट की चीज़ें, दुनिया भर का मैदा और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की वजह से जब आप इतना भारी खाना जब आप पेट में रखते हो तो वो अग्नि के लिए, आपके पेट की अग्नि के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको पचाना, और उसको पचाने में और ज़्यादा समय लगने लगता है। अब जैसे हर चीज़ का एक समय होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक क्लॉक को फॉलो करते हैं, द टर्म बीइंग सर्केडियन रिदम जिसको कहा जाता है, या बायोलॉजिकल क्लॉक आप जिसको समझ सकते हैं, या पहले भी लोग ऐसा कहते थे कि सूरज के साथ उठना चाहिए और सूरज छुपने के साथ सो जाना चाहिए। तो हमारी अग्नि भी ना कुछ उसी तरीके से काम करती है। और जब अग्नि मंद हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तब असल में वात बिगड़ना शुरू होता है। क्योंकि वात के कुछ गुण हैं जिनमें से एक गुण है शीतता, ठंडापन। तो वात जब बढ़ता है तो वो हमारे शरीर में शीतलता लेके आता है, मतलब ठंडक लेके आता है, ड्राइनेस यानी रूखापन लेके आता है, शोष लेके आता है, जिसको हम कमज़ोरी कह सकते हैं या सूखापन कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर जहाँ पे भी पहले से कोई बीमारी है, या हर किसी के शरीर में ऐसा कोई भाग होता है जो पहले से थोड़ा कमज़ोर है, चाहे वो जन्मजात कोई चीज़ हो या अपने पिछले टाइम में जब से वो छोटे से बड़े हुए हैं तब तक कोई ऐसी चोट लग गई हो जो बहुत पुरानी हो। और अगर हम ये लाइफस्टाइल को या प्रॉपर क्लॉक को फॉलो करके अपना खाना पीना या अपना रहन सहन पे काम नहीं कर पाते हैं, तो वात बढ़ने की वजह से उस जगह से जो पहले से कमज़ोर थी, या कोई और जगह जहाँ उसको लगता है कि वो बीमारी पैदा कर सकता है, वो करता है। इसीलिए जनरली जो लोग हैं उनको सर्दियों के मौसम में या जब मौसम बदलता है तो अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब मौसम के साथ छींकें आना शुरू हो जाती हैं, खांसी आना शुरू हो जाती है, ज़ुकाम होता है। या फिर ऐसे लोग हैं जिनको बरसात में घुटनों में दर्द होता है, और सर्दियों में घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है, कंधों में ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो वात अकेला उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स पित्त और कफ का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, उनका संतुलन में रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से, उसी की मदद से हमारा शरीर संतुलन में चल पाता है। अब मैंने इतनी सारी बातें कर ली हैं, मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी। आपके जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं, आप और भी किसी तरीके के मरीजों को देखती हैं?
जी, एपिलेप्सी के ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, बाकी कर्ण रोग के पेशेंट्स भी मैं देखती हूँ। जैसा कि अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया कि वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस क्यों ज़रूरी है। जैसे मैं एपिलेप्सी के जब पेशेंट्स देखती हूँ तो उनमें कफ का क्या रोल होता है। जैसा कि अभी आपने बोला कि लाइफ बहुत ही सेडेंटरी हो गई है, अब लोग स्क्रॉल करना पसंद करते हैं, 2 बजे तक 2:30 बजे तक फ़ोन में लगे रहते हैं। फिर लेट नाइट बिंज ईटिंग भी बहुत हो जाती है, जिससे हमारा जो शरीर है उसमें कफ का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये इश्यूज आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं। तो ये चीज़ लोगों को समझ में आनी चाहिए कि भले ही जो एपिलेप्सी है वो एक वात की कंडीशन है, लेकिन उसमें भी पित्त और कफ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इक्वली ही रहता है। तो अगर कोई भी शरीर में जब बीमारी होती है तो सिर्फ एक दोष नहीं बिगड़ता, साथ ही साथ तीनों दोषों में इम्बैलेंस एक पैदा होता है। हाँ, हो सकता है कि एक दोष थोड़ा ज़्यादा इम्बैलेंस में हो, ज़्यादा बढ़ गया हो या फिर ज़्यादा कम हो, लेकिन बाकी के जो दोष होते हैं वो भी बिगड़ते हैं। तो मैं अब आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप किस तरह के पेशेंट्स देखती हैं और आपके पेशेंट्स के साथ क्या उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है जब आप उनको समझाने का कोशिश करती हैं, तो कैसी सिचुएशंस आप फेस करती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, एंड आई फाइंड इट वेरी फनी कभी कभी, कि पेशेंट को ये समझना बहुत मुश्किल लगता है कि अगर मेरी बीमारी कान में है या मेरे दिमाग में है या पेट में है तो उस चीज़ का खाने पीने से या समय पे सोने से क्या लेना देना है। पर ये जो हमारी दवाइयाँ हैं जिनको हम बहुत सूझबूझ से और बहुत रिसर्च करने के बाद जो हम दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे एसएस हर्बल्स की जो मैं मेडिसिन यूज़ करती हूँ आयुर्वाणी, जिसमें मैं स्पीच डिसऑर्डर्स या वाक विकारों पे काम करती हूँ। ऐसे ही आप जो एपिलेप्सी के लिए मिर्गी मुक्ति कैप्सूल पाउडर यूज़ करती है, उसमें जितनी भी जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं वो जिस तरीके का काम करती हैं वो असल में वात पित्त कफ पे ही काम करती हैं। और कोई भी दवाई अकेली सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स या उसकी जड़ी बूटियों के बेस पे तब तक काम कर सकती है जब तक आपकी बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि खाना पीना सही है, समय पे सो रहा है पेशेंट, समय पे जाग रहा है, थोड़ा व्यायाम कर रहा है, या साथ साथ में जो और चीज़ें हैं कि आपका खाना पीना सही है, कुछ बेसिक परहेज़ जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, उन सब चीज़ों के साथ अगर दवाई दी जाए मरीज़ को तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन पेशेंट्स का प्रॉब्लम अगेन वही चीज़ कि मेरे खाने पीने से मेरी बीमारी का क्या लेना देना है, मैडम आप मुझे टाइम पे सोने के लिए क्यों बोलती हैं, आप मुझे टाइम पे खाने के लिए क्यों बोलती हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितनी हमारी जिम्मेदारी है उनको ठीक करना, उतनी उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर वो बताई गई चीज़ों का ढंग से पालन करेंगे, फॉलो करेंगे तो उनको और अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मेरे साथ पेशेंट में भी यही सेम प्रॉब्लम आती है कि लोग बोलते हैं कि हम मॉडर्न मेडिसिन या फिर जो हम ले रहे हैं तो अब आपकी मेडिसिन का क्या काम है। तो मैं उनको यही बताने की कोशिश करती हूँ कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे एपिलेप्सी है तो उसमें मोस्टली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारी एसएस हर्बल की मेडिसिन में अगर आप देख लो तो उसमें वो सारी मेडिसिन हैं जो हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मेंशन्ड है, जैसे कि ब्राह्मी है, बिल्कुल, शंख पुष्पी है, जटामांसी है। ये सभी औषधियां आपके ब्रेन पे काम करती हैं तथा आपके जो वात पित्त कफ इनको भी बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। और सिर्फ पेशेंट्स को मेडिसिन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल और डाइट इसको मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रोनिक डिजीजेस में हमारी बहुत ज्यादा आजकल कॉमन हो गया है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे कि आपने बोला एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इतना कॉमन है। तो इसके लिए हमें अपने पेट का ख्याल रखना, क्या हम खा रहे हैं, हमें बहुत ही माइंडफुल होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए अगर हम ठीक भी होना चाहते हैं। तो जो पेशेंट्स है वो सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिन खा के ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको मेडिसिन के साथ साथ डाइट एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल भी अपनी सुधारनी पड़ेगी। जी। योगा, प्राणायाम, ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल की लाइफस्टाइल में, क्योंकि स्ट्रेस से ही डायबिटीज ले लो या फिर कोई भी डिजीज ले लो, कितनी सारी डिजीज तो सिर्फ स्ट्रेस और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ आप मेडिसिन पे डिपेंड नहीं हो सकते, आपको साथ साथ डाइट, प्राणायाम, योगा
ये सब चीजें भी करनी पड़ेंगी। इसीलिए आज हम बैठ के शायद डिस्कशन भी कर रहे हैं कि लोग सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड होना चाहते हैं और वो आयुर्वेद को सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर कोई भी औषधि की बॉटल है उसमें अगर हर्बल या फिर कोई भी प्लांट का वो लगा देते हैं, उनको लगता है कि ये आयुर्वेदिक हो गई। पर आयुर्वेदिक एक बहुत ही डीप चीज है जिसको अगर समझा जाए और जिसने समझ लिया, मुझे नहीं लगता कि उसको कभी कोई बीमारी होने वाली है। बिल्कुल वो बिल्कुल रोग मुक्त ही रहेगा। तो असल में आयुर्वेद को समझना एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि मुझे लगता है लोग समझते नहीं हैं। आजकल सिर्फ आयुर्वेद से लोगों का मतलब यही होता है कि हाँ ठीक है, हम कुछ थोड़ा बहुत प्लांट वाली कोई भी बेस्ड चीज खा लेंगे उससे हम ठीक हो जाएंगे, बट वो उसको डीपर लेवल पे नहीं समझना चाहते हैं। तो इस पे कुछ आप थोड़ा बताना चाहेंगी कि किस वे में मतलब उनको ये चीज समझाई जाए ताकि वो इसको थोड़ा और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आ पाए इस चीज के बारे में। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि पेशेंट्स के लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उनको लगता है कि वो सिर्फ दवाई पे डिपेंड हो जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि सौंफ का पानी पी लो, जीरे का पानी पी लो, धनिए का पानी पी लो। हर कोई डॉक्टर बना बैठा है और हर कोई ये बता सकता है कि थायराइड है तो धनिए का पानी पी लो, डायबिटीज़ है तो मेथी का पानी पी लो। पर सिर्फ ये चीज़ें, उनसे ये पूछना चाहती हूँ मैं कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ ये चीज़ें कर लेने से जो बीमारी आपने सालों भर में मेहनत करके इकट्ठी करी है वो सिर्फ मेथी का पानी या धनिए का पानी पीने से कैसे ठीक हो सकती है। जैसे बीमारी को बनने में समय लगता है वैसे ही बीमारी को जाने में समय लगता है। पेशेंट्स का सबसे बड़ा, मैं कहूँगी कि गलती या उस बीमारी को शुरुआती दौर पे नज़रअंदाज कर देना गलत है, क्योंकि जब बीमारी नहीं होती है तो उसे कंट्रोल करना, उसको पकड़ना और उसको ख़त्म करना आसान होता है। आयुर्वेद में समय इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो अपनी 10-10, 15-15 साल पुरानी बीमारियां लेके आते हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ एक कैप्सूल या एक पाउडर खा के वो उनकी पुरानी, इतनी साल पुरानी बीमारी 1 महीने में ठीक हो जाए या 5 दिन में ठीक हो जाए। ये चीज़ गलत है सोचनी, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब आपकी बीमारी बननी शुरू होती है ना तो आपका शरीर आपको सिग्नल देने शुरू करता है। आपकी भूख पे फ़र्क पड़ने लगता है, आपकी नींद पे फ़र्क पड़ने लगता है, आपके एनर्जी लेवल्स, जो आपको दिन भर में पहले एनर्जी रहती थी, फुर्ती से आप सारे काम कर पाते थे, उन चीज़ों में फ़र्क आता है। आपको महसूस होने लगता है कि अब आप थके हुए हो। आजकल जेन ज़ी का बहुत ट्रेंड चल रहा है ना कि एट माई मदर एट द एज ऑफ 60 एंड मी एट द एज ऑफ 30, वो वाला। तो ऐसा है कि हम लोगों ने ना हर चीज़ को मजाक में या हल्के में लेने का वो शुरू कर दिया है। वो गलत है। आपकी ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती और आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो वो आज से 10 साल बाद आपके शरीर पे दिखेगा। तब टाइम से सोना, समय पे खाना खाना, समय पे अपनी एक्सरसाइजेस करना, ये सब चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि दवा वहाँ काम करती है और 100% भी, क्या मैं कहूँगी कि 200% एफिकेसी से काम करती है जब उसे एक अच्छा माहौल मिलता है। जिस तरीके से किसी बीज से पौधा बनने के लिए उसके लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके लिए अच्छी मिट्टी ज़रूरी है, अच्छी खाद ज़रूरी है, सूरज ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। अगर आप 4 दिन पौधे को पानी नहीं दोगे तो वो सूखेगा ना, सूखना शुरू करेगा। 4 दिन उसको आप धूप से हटा के रखोगे तो उसके कलर में फ़र्क आएगा, वो कैसा दिखता है उस पर फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो शरीर है, इसकी कायदे से तो आपको पूजा करनी चाहिए क्योंकि भगवान ने बहुत मेहनत से बना के भेजा है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम खाते हैं, जो हम करते हैं, उस चीज़ का हमारे शरीर पे हर छोटी छोटी चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन मेरे प्यारे पेशेंट से यही है कि जब डॉक्टर आपसे ये कहे कि आप समय पे सोएं तो उसे माने, उसकी अहमियत समझें। जब डॉक्टर आपसे ये कहे कि आपको समय पे खाना खाना है तो उसकी अहमियत समझें। जब डॉक्टर आपसे कहे कि आपको ये नहीं खाना है तो उसको ज़रूर समझें। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर मेरा, जैसे जब मेरे पेशेंट्स आते हैं एपिलेप्सी के तो मैं उनको हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आपको एक दिनचर्या का पालन करना है, और उनका क्वेश्चन रहता है कि दिनचर्या का पालन हम क्यों करें। तो मैं उनको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जब भी आपने नोटिस किया होगा, अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें कि हम कभी थोड़ा परेशान होते हैं या दिमाग में कुछ चल रहा होता है या उलझन कुछ चल रही होती है तो हम उठ के सफाई करने लगते हैं।
और जब हम वो सफाई करते हैं, अपने रूम की सफाई करते हैं या खुद पे थोड़ा सा काम करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तो साइकोलॉजिकली उस चीज़ का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। इसीलिए जब हम अपस्मार या एपिलेप्सी को ट्रीट कर रहे हैं तो एक दिनचर्या का फॉलो करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आपकी ज़िंदगी में एक रूटीन होता है जिसको आप नियम से या डिसिप्लिन से फॉलो करते हो, तो आप अंदर से बहुत अच्छा फील करते हो। और इसीलिए एपिलेप्सी के पेशेंट में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो उनको समझाना भी, मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि एक रूटीन आपको फॉलो करना है। बिल्कुल। जैसे कि प्राणायाम करना, सुबह जल्दी उठना, नेचर में एक वॉक लेना, जी। ये सब चीज़ें करके उनका स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल जब खुद से कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो ये कंडीशन है उसमें भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और मेडिसिन तो वो हम उनको प्रिस्क्राइब कर ही रहे हैं, मेडिसिन तो हम दे रहे हैं, वो अपना काम कर ही रही हैं। साथ साथ एक दिनचर्या का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप अपने पेशेंट्स को जब देखती हैं तो उनको किस तरह से समझाती हैं कि दिनचर्या को उनको फॉलो करना, या फिर क्या आप उनको एडवाइस करती हैं कि वो उन चीज़ों को करें जिससे कि उनको जल्दी रिलीफ हो? बिल्कुल। तो मैं जैसे मोस्टली जो पेशेंट्स देखती हूँ वो वाक विकारों से संबंधित होते हैं, जिनमें पेशेंट अक्सर कंप्लेन करता है कि मैं भीड़ में होता हूँ तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, पर मैं घर पे होता हूँ तो मुझे आराम से बात हो पाती है, मुझे कोई परेशानी नहीं आती। या फिर हकलाने की या तुतलाने से संबंधित कोई समस्याएं हैं। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है, जाना है, उससे मुझे ये समझ में आया है कि ये बीमारियाँ ना बहुत शुरुआती तौर पे जब हम उनको समझ लेते हैं, माँ बाप समझ लेते हैं, तो ठीक करनी और ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, आपको कैसा फील होगा बाहर निकल के, या आपका घर से बाहर जाने का मन करेगा या नहीं, ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप, निर्भर करती है कि आपकी सोशल गैदरिंग कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपका पारिवारिक माहौल कैसा है, इन सब चीज़ों की। ऐसा है कि कुछ चीज़ें जन्म से होती हैं या कुछ परेशानियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि दिमाग से मुंह तक जो नसें जा रही हैं उनमें कभी कोई कमी आ गई, पोषण की कमी है, खाना पीना खाने में कोई कमी है, या जन्म के समय पे बच्चा देर से रोना, उसकी वजह से दिमाग में ऑक्सीजन कम जाना, जिसकी वजह से उसके दिमाग का वो हिस्सा कमज़ोर रह जाता है और उसको बोलने में कोई तकलीफ आती है। लेकिन अगर ऐसा 50% है तो 50% ऐसा भी है कि समाज में ऐसे लोगों का बहुत जल्दी मजाक उड़ा दिया जाता है जिनको बोलने में तकलीफ होती है। बहुत छोटी सी बात है, स को श बोलना, व ना बोल पाना, र ना बोल पाना, ल ना बोल पाना, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। और जब मैं उनको आयुर्वाणी प्रिस्क्राइब करती हूँ किसी भी फॉर्म में, जूस में, पाउडर में या कैप्सूल में, जो उनके हिसाब से सही है, जो उनकी उम्र के हिसाब से सही है, जैसे बच्चों में हम सिर्फ पाउडर देते हैं शुरुआती दौर में, बाद में जाके अगर दवाई बहुत ज़्यादा लंबी चल रही है और इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो नाप तोल के डोज के हिसाब से जूस या कैप्सूल भी प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादा ठंडा खाएंगे तो शरीर में ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी जिससे उनकी परेशानी बढ़ेगी। ज़्यादा तेल चिकनाई वाली चीज़ें खाएंगी तो गले में भारीपन होगा, गले में जलन होगी, एसिडिटी हो सकती है। इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारे गले की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, नसें हैं, ये कमज़ोर पड़ने लगती हैं। हमारा पेट कमज़ोर पड़ने लगता है जो हमारी दवाई को भी नहीं पचा पाता। तो आपका सही खाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको कहा गया है, आपका सही खाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दवाइयाँ हैं, जैसे आप मिर्गी मुक्ति देते हो, मैं आयुर्वाणी देती हूँ, हम गांठ पे भी काम करते हैं, गांठ हील कैप्सूल्स हैं, पाउडर है, ईयर केयर कैप्सूल पाउडर है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, लिवर केयर है या फिर पाइल्स के लिए मेडिसिन है। हर चीज़ अल्टीमेटली घूम फिर के पेट पे ही आ जाती है। तो दवाई तभी आपके शरीर पे काम कर पाएगी जब आपका पेट सही होगा, क्योंकि उसको अब्जॉर्ब होने के लिए, शरीर में जाने के लिए आपके पेट का सही होना ज़रूरी है। पाचन तंत्र सही से काम करेगा तो दवाई बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होगी, बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होगी तो बेहतर रिजल्ट्स देगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो मुझे लगता है कि अब हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस में रखना और
उनको बैलेंस में लाना क्यों ज़रूरी है, और मेडिसिन के साथ साथ डाइट को फॉलो करना या फिर प्राणायाम करना, योगा करना और दिनचर्या क्यों हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पैक्ट करती है। एंड मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमारे पेशेंट्स की क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वात पित्त कफ को हमने आज बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने का ट्राई किया है। एंड मुझे लगता है कि शायद मुझे तो आशा यही है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।